बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसका अक्टूबर नवंबर 2015 का पेपर 1 करने जा रहे हैं। पेपर 1 मल्टीपल चॉइस से रिलेट्स करता है। इसका अगर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक आपको देखना हो तो आप कराचीज़ एकेडमी ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। कराचीज़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ एक फ़ोल्डर मिलेगा अक्टूबर नवंबर 2015 का, उसमें ये लेक्चर 1 के नाम से आपको मिलेगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। और इससे पहले थोड़ी सी बात कि वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि अगर आप कराचीज़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर की प्लेलिस्ट पर जाएं तो 2020 से लेके 2015 विंटर और समर दोनों आपके अटैम्प्ट जो हैं पेपर 1 के वो आपको वहाँ मिलेंगे। इट्स ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स। और अगर वहाँ जाके ये आप प्रैक्टिस करें जो आपका पेपर होने वाला है कि 2020 से अगर आप प्रैक्टिस करते हुए आते हैं इन पेपर्स को, लेक्चर देखते हैं पहले, फिर खुद से पेपर्स करते हैं, तो ये एग्ज़ामिनर ओ लेवल अकाउंटिंग का जो पेपर 1 है इसमें रिपीटेशन बहुत है। कहीं ना कहीं क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होते हैं। अगर ये 5-6 साल के पेपर आप कर लेते हैं और कॉन्फिडेंटली पहले वीडियो वॉच करें और उसके बाद खुद से करें इनको, तो अगर आप कर लेते हैं कॉन्फिडेंटली एज अ मॉक एग्ज़ाम इन्हीं पेपर्स को करें तो टेक माय वर्ड्स के यू विल बी इजीली गेटिंग ए प्लस इन योर एग्ज़ाम्स। तो आप जाके इसको देखें और फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो फिर रेफ़र कीजिएगा, कमेंट्स के अंदर लिखें, हम आपको कराते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 जनवरी अ बिल्डर हैड टूल्स वैल्यूड एट $3,100 के टूल्स क्या होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर नॉर्मली ये होता है कि वर्कशॉप है कि टूल्स हैं। एक तो मशीन्स होती हैं जो बड़ी हैं, एक ये होता है कि छोटे स्क्रू ड्राइवर हो गया और इस किस्म के नट बोल्ट आपके सही करने के जो टूल्स हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्योंकि इनकी अमाउंट इनसिग्निफिकेंट होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो इसके लिए नॉर्मली जो डेप्रिसिएशन का मेथड होता है उसके रिवैल्यूएशन मेथड कहते हैं उसको, रिवैल्यूएशन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, जो नॉर्मली टूल्स के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि ओपनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस इसमें प्लस कर दें अगर साल में कुछ आपने एडिशंस किया है, माइनस स्क्रैप अगर कुछ स्क्रैप कर दिया है आपने बेचा है, और माइनस कर दें एंडिंग बैलेंस जो एंड के अंदर बाकी बचा। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं तो फिर ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाता है। हमारे इस सवाल में यही है कि ऑन 1 जनवरी या बिल्डर है टूल्स वैल्यूड 3100। मैं अगर 3100 को यहाँ लिख देता हूँ उठा के, ये ओपनिंग बैलेंस है 3100। ड्यूरिंग द ईयर ही परचेज एडिशनल टूल्स कॉस्टिंग $490। तो एडिशंस $490 का एडिशन है इसमें, तो 3100 प्लस 490 ये बनता है 3590। एंड टूल्स वैल्यूड एट 140 वर स्क्रैप कर दिए। स्क्रैप का मकसद है अब नहीं है आपके पास, तो इसमें से लेस कर दें। स्क्रैप कितना है? स्क्रैप $140, तो ये आप माइनस कर दें क्योंकि ये स्क्रैप हो गया। मैंने फार्मूला भी आपको बताया, $140 करा तो 3450। इसके अंदर से एंडिंग बैलेंस के बचा क्या है? एंड के अंदर देखें बचा है ड्यूरिंग द ईयर्स ऑन 31 दिसंबर द टूल्स वर वैल्यूड एट $2750। तो लेस कर दें एंडिंग बैलेंस $2750। इसको लेस करें तो 2750 आपने लेस किया तो 700 बचता है आपको। ये डिफरेंस है जो आपके पास नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन अंडर रिवैल्यूएशन मेथड। तो देखें आपने कैलकुलेट किया व्हाट वाज द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। सी चॉइस में आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 की सी चॉइस 700 शो करती है। तो वी कैन सेफली से कि 700 जो है वो आपकी राइट चॉइस है। और मेथड फिगर्स आपने देखी कैसे आ रही हैं। मैंने कहा ओपनिंग बैलेंस जब भी ये आपको दे तो ओपनिंग बैलेंस के अंदर एडिशंस प्लस कर दें। 3100 में 490 प्लस किया, लेस कर दें इसके अंदर से स्क्रैप अगर कुछ हुआ है, और उसके बाद एंडिंग बैलेंस भी लेस कर दें। डिफरेंस ये वो है टूल्स हैं जो वन वे और द अदर
या तो फिक गए या ये ख़त्म हो गए, अब यूज़ के काबिल ही नहीं है, तो ये डेप्रिसिएशन इस तरीके से निकलता है इसका अंडर रिवैल्यूएशन मेथड, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। विच जर्नल एंट्री रिकॉर्ड्स द एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी ऑफ $500 के विच जर्नल एंट्री रिकॉर्ड्स द एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी के एनुअल डेप्रिसिएशन मशीनरी का अगर $500 है तो आप रिकॉर्ड कैसे करेंगे। देखिए, इसकी रिकॉर्डिंग का आसान तरीका ये होता है कि इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करते हैं और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर देते हैं। इनकम स्टेटमेंट को डेबिट इसलिए करते हैं, ये एक्सपेंस है, आपके ग्रॉस प्रॉफिट को कम करेगा, तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट मशीनरी क्रेडिट, ये इनकरेक्ट चॉइस है। इनकम स्टेटमेंट डेबिट प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी क्रेडिट। देखें, बी चॉइस के अंदर इसने जो कहा है आपसे कि इनकम स्टेटमेंट और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन जो है, तो ये आपकी राइट चॉइस है। सी के अंदर तो प्रोविज़न को ही उसने डेबिट कर दिया और डी में भी कर दिया, तो ये इनकरेक्ट हो गया। राइट चॉइस क्या है, जो आप क्यों करते हैं ऐसा, इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करने का मकसद है एक्सपेंस वहाँ पर रिकॉर्ड होगा, और प्रोविज़न को इसलिए क्रेडिट करते हैं ताकि जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आप बनाने के लिए जाएं तो वहाँ ये जो एसेट्स है मशीनरी की वैल्यू में से ये वहाँ माइनस करेंगे, तो ये कॉन्ट्रा एसेट भी कहलाता है, इसलिए इसको क्रेडिट करते हैं। और ये ईयर बाय ईयर आपका प्लस होता चला जाता है, इसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। नंबर 30 के अंदर आते हैं। हेनरी हैज़ चार्ज थाइबाल्ट इंटरेस्ट ऑन हिज ओवरड्यू अकाउंट। के थाइबाल्ट जो था वो उसका कस्टमर था और वो क्योंकि पेमेंट नहीं कर रहा था। ओवरड्यू अकाउंट का मकसद आप समझते हैं, ओवरड्यू अकाउंट का मकसद है कि हेनरी जो है उसने थाइबाल्ट को अगर माल बेचा तो उससे फिर कोई कमिटमेंट होगी कि विद इन ड्यू डेट से फॉर एग्जांपल 30 डेज़ कह लें, 45 डेज़ कह लें, कि जो भी माल उसको मैंने बेचा, हेनरी ने उसको बेचा, उसके विद इन 30 डेज़ या 45 डेज़ या वट एवर डेज़ जो भी कमिटमेंट हुई है उसके अंदर पेमेंट होनी थी, लेकिन क्योंकि पेमेंट उन डेज़ में नहीं हुई तो वो अकाउंट फिर ओवरड्यू हो गया। ओवरड्यू होने की सूरत में फिर ये बात हुई होगी कि जी इंटरेस्ट फिर इसके ऊपर चार्ज करेंगे, और जब इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो हेनरी अपने पास क्या एंट्री पास करेगा, वो ये करेगा थाइबाल्ट का अकाउंट को डेबिट करेगा और इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट कर देगा, क्योंकि ये रिसीवेबल है उसे, वो ये इनकम भी, वो ये इंटरेस्ट इनकम भी उससे लेगा। ऑन द अदर हैंड थाइबाल्ट अपने पास क्या करेगा, थाइबाल्ट ये करेगा इस इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट करेगा क्योंकि उसके लिए ये एक्सपेंस है, और हेनरी के अकाउंट को क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा। तो पूछता क्या है, व्हाट डज दिस इंटरेस्ट अपीयर इन थाइबाल्ट्स कंट्रोल अकाउंट। थाइबाल्ट्स के कंट्रोल अकाउंट में ये कैसे शो होगा, तो अभी मैंने आपको बताया कि इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस को वो डेबिट करेगा और हेनरी के अकाउंट को क्रेडिट करेगा। मकसद परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, क्योंकि हेनरी जो है थाइबाल्ट असल में माल ख़रीद रहा है। कीप इट इन योर माइंड कि हेनरी अगर बेच रहा है तो थाइबाल्ट ख़रीद रहा है। वो पूछ रहा ये है कि थाइबाल्ट के अकाउंट के अंदर ये इंटरेस्ट कैसे अपीयर होगा। तो थाइबाल्ट ने क्योंकि माल ख़रीदा तो हेनरी एज ए क्रेडिट सप्लायर, एज ए क्रेडिट वो है सप्लायर है, क्योंकि थाइबाल्ट के लिए जो माल सप्लाई करता है वो हेनरी करता है, और सप्लायर का जो अकाउंट है वो नॉर्मली क्रेडिट होता है, उसे परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट भी कहते हैं। तो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या शो करता है कि तमाम जो सप्लायर्स हैं उनका कंसोलिडेटेड जो अकाउंट हम बनाते हैं उसे परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट कहते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर परचेज लेजर अकाउंट है तो इंडिविजुअल जो आपके सप्लायर है उनका अकाउंट बन रहा है। ये आप देखें इसके अंदर कहता क्या है, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट जैसे कि मैंने बताया कि क्योंकि अगर ये या तो ये दे देता आपको परचेज लेजर अकाउंट देता तो भी हम उसकी डेबिट उसकी क्रेडिट साइड के ऊपर ही रिकॉर्ड करते। देखें ना, थाइबाल्ट ने क्या एंट्री पास करी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट किया है और हेनरी के अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो हेनरी के अकाउंट को कहाँ पर क्रेडिट करेगा, या तो ये करेगा कि परचेज लेजर अकाउंट हेनरी का जो है वहाँ पर क्रेडिट हो रहा होगा, और अगर ये तमाम लेजर जहाँ पे बैलेंसेस जहाँ पर जा रहे हैं उसे क्या कहते हैं, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट कहते हैं, वहाँ पर भी ये क्रेडिट साइड के ऊपर अपीयर होगा हेनरी का अकाउंट। तो ये जो ए चॉइस आप देख रहे हैं ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, दिस इज़ द राइट चॉइस। और लॉजिक मैंने आपको समझा दी, एंट्री भी मैंने बताई आपको। परचेज लेजर
अगर यहाँ दिया होता तो भी क्रेडिट साइड पर लिखते हैं, लेकिन उनका परचेज लेजर इसने दिया नहीं है। एक तो सेल्स लेजर दे दिया है जो इनकरेक्ट है। ऑन द डेबिट साइड ऑफ द परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये भी गलत है, आपने देखा कि क्रेडिट होगा। ऑन द डेबिट साइड ऑफ द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो ये सब इनकरेक्ट है। राइट चॉइस आपकी ए बनती है ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। और लॉजिक मैंने आपको समझाई। हाउ इज़ द प्रॉफिट फॉर द ईयर कैलकुलेटेड, ये बताएं प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे साल का। आप देखें प्रॉफिट कैलकुलेट करने का जो आपने इनकम स्टेटमेंट बनाई होगी, ये सेल्स आ गई, सेल्स में से आप लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है आपके पास। ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करते हैं आप एक्सपेंसेस को और ऐड कर देते हैं अगर कोई अदर इनकम है, कोई और इनकम है, आपने अपनी कोई प्रेमिसेस रेंट पर दी हुई है, कोई कमीशन पे आपने काम करा, तो वो प्लस कर देते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर क्या करेंगे, अदर इनकम को प्लस करेंगे और एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। ये क्योंकि एक्सपेंसेस प्लस कर रहा है इसलिए इनकरेक्ट है। ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस करेंगे अदर इनकम को और माइनस करेंगे एक्सपेंसेस को। ये बी चॉइस आपकी जो है वो राइट चॉइस है। सी के अंदर तो फिर एक्सपेंसेस को प्लस कर रहा है, ये भी इनकरेक्ट है। और ग्रॉस प्रॉफिट में से अदर इनकम को भी माइनस कर रहा है, ये भी इनकरेक्ट है। तो ये लॉजिकली अगर इनकम स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर आपके समझ में आता है तो आपको पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर अदर इनकम को प्लस कर देते हैं और जो एक्सपेंसेस हैं वो माइनस करेंगे, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर वी कैन सेफली से कि हमारी बी चॉइस जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाते हैं। अ कंपनी हैड इन्वेंट्री विच कॉस्ट $100,000 कि एक कंपनी है विच हैड इन्वेंट्री विच कॉस्ट $100,000। द इन्वेंट्री वॉज डैमेज, इन्वेंट्री जो है वो डैमेज हो गई एंड वुड कॉस्ट $10,000 टू रिपेयर, और उसे $10,000 खर्च करना पड़ेगा रिपेयर कराने के लिए। आफ्टर विच, जिसके बाद इट कुड बी सोल्ड फॉर 80,000, ये 80,000 के अंदर बिकेगी। तो इसका मकसद है 80,000 जो आपके पास आएंगे ये बेचने के लिए $10,000 आपको खर्च करने पड़ेंगे। तो 80,000 में से ये 80,000 जब तक नहीं आ सकते जब तक ये 10,000 खर्च ना करें, तो ये 70,000 एक्चुअली ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू के बिकने से एक्चुअली जो आपको पैसा मिलेगा वो $70,000 मिलेगा। और ये $70,000 को आप कंपेयर करें इससे 100,000 से, तो 100,000 इन्वेंट्री वैल्यूएशन का फार्मूला ये होता है एट विच वैल्यू विल द इन्वेंट्री बी शोन इन द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंट्री किस वैल्यू पे आप रिकॉर्ड करेंगे। इसका फार्मूला ये होता है कि लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो लोअर ऑफ कॉस्ट या तो कॉस्ट कम होगी या नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम होगी। जो कम होगा लोअर इन दोनों में से होगा, कॉस्ट में या नेट रियलाइजेबल वैल्यू में से, उस पर इन्वेंट्री रिकॉर्ड होती है। तो देखें ये 70,000 नेट रियलाइजेबल वैल्यू है और 100,000 जो है ये कॉस्ट है। तो डेफिनेटली जो लोअर कॉस्ट है वो 70,000 है। चॉइस ए के अंदर 70,000 उसने दिया हुआ है। दिस इज़ द राइट चॉइस। तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर वी कैन सेफली से कि ए चॉइस हमारी सही है। हम इसको लेक्चर को यहीं एंड करते हैं और ये जो कुछ मैंने पढ़ाया है इसको आप वॉच करें, फिर इसके बाद ख़ुद से यही कंसेप्ट जो मैंने समझाए हैं इसको ख़ुद से फिर आप दोबारा इन क्वेश्चंस को करें। और वो जो प्रीवियस काफ़ी तादाद में पेपर पढ़े हैं जो मैंने आपको बताया 2020 से लेके ये जो पेपर करा रहे हैं हम यहाँ तक, इसको ज़रूर जाकर देखें, इसकी प्रैक्टिस करें। इसमें कुछ समझ में नहीं आता तो पूछें, क्योंकि ये इतनी बड़ी तादाद में पेपर्स हैं कि अगर आप इसी को कर लेते हैं ढंग से तो इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग मोर कॉन्फिडेंस and you will be handling the paper easily and inshallah you will be getting A+ in your exams। so take care, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ये नॉलेज जो हम स्प्रेड कर रहे हैं इसको अपने दोस्तों में भी फैलाएं, थोड़ा सा हेल्प आउट करें हमारी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।